to the topic which is Article 14. Article 14 क्या कहता है? Article 14 को पहले समझते हैं bare language. Article 14 जब आप देखेंगे bare language कहता है equality before law and further explain the article. State shall not deny to any person equality before law or equal protection of a law in the territory of India. इसको हम दो पार्ट में देखेंगे. स्टेट जो है वो डिनाई नहीं कर सकती है टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ ए लॉ. हम हर इंसान को एक पेडिस्टल पे रखेंगे. ये आर्टिकल कह रहा है. स्टेट कहाँ मेंशन है? स्टेट मेंशन है आपका आर्टिकल 12 में. स्टेट्स क्या कवर करते हैं? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटीज एंड अदर अथॉरिटीज आर देयर. ठीक है. अब हम इसको दो पार्ट में बांटेंगे. एक बांटेंगे हम इक्वलिटी बिफोर लॉ में और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में. ठीक है. बट बिफोर गोइंग दिस वी हैव टू नो व्हाट इज आर्टिकल 14. Article 14 is a fundamental right which cannot be taken away in any conditions but subject to certain limitation. That is not absolute right but they are right but subject to some restriction over there. ठीक है. ये कहाँ से हम लिए हैं? फंडामेंटल राइट में पार्ट 3 में आपका अवेलेबल है. ठीक है. किसको अवेलेबल है? सिटीजन्स, ऑल पर्सन को अवेलेबल है. अब हम आते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड किए थे. इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है आपका जो मेन है उसका क्रक्स है वो कैसे इंस्पायर्ड हुआ है? रूल ऑफ लॉ से. That is given by A.V. Dicey. But one more important thing which is definitely to know you. A.V. Dicey is not a correct propounder or correct originator of a rule or law. The rule of law is originated by Edward Coke. That is a main originator of a rule of law concept. But the rule of law is discuss or further more discuss or more conceptual given clarity about the rule of law is a A.V. Dicey. आप अगर ये आप क्वेश्चन में लिखोगे डेफिनेटली फेच योर मार्क्स कि nobody knows that कि correct originator of a rule of law is Edward Coke, which is further given by A.V. Dicey in a book Law of Constitution 1885. Okay, which is given by. तो रूल ऑफ लॉ क्या है? रूल ऑफ लॉ कहता है नो मैन इज अबव द लॉ. फिर एक केस आया था इन हवाला केस. ठीक है. आप इसको देख लेना, आप इसको रेफर करना. हवाला केस, इसमें एक कोट मेंशन हुई थी. दैट कोट इज व्हाट? ठीक है. बी यू सो हाई द लॉ विल ऑलवेज अबव. आप कितने भी ऊंचे चले जाओ लॉ आपसे ऊपर रहेगा. नो वन इज अबव द लॉ. रूल ऑफ लॉ का यही मतलब है. इन एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज अब हम आते हैं रूल ऑफ लॉ पे. रूल ऑफ लॉ के 3 पिलर्स है. द एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड द प्रीडोमिनेंस ऑफ ए लीगल स्पीड. एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर का मतलब क्या है? जब आप पढ़ोगे ये रूल ऑफ लॉ तो उसमें एक चीज है जैसे कि नो मैन इज अबव द लॉ. आर्बिट्री जहां पे आएगा ना वहां पे इक्वलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी. इक्वलिटी और आर्बिट्री जो है ना दोनों जन्म सिद्ध कह सकते हैं कि दुश्मन है. दोनों एक जगह नहीं रह सकते हैं. सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का मतलब एक ये है कि द मैन शुड बी जज अकॉर्डिंग टू द लॉ, नॉट द विंस एंड फैंसीज. ऑल मेंस आर इक्वल पेडिस्टल. ठीक है. इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब यह है नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द पीपल हाई और लो. कौन अमीर है, कौन गरीब है, किसका स्टेटस हाई है, कौन राजा है, कौन गरीब है. दैट इज मेजर बाय अ सिंगल पेडिस्टल लाइन विच इज लॉ ऑनली, लॉ ऑफ द लैंड. ठीक है. अब एग्जाम्पल देख, केस हमारे पास आता है. दैट इज इंदिरा गांधी वर्सेज राजनारायण केस. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस and according to me it is a very cream case which I over mention on the PPT. What is this? This is Indira Gandhi versus Raj Narayan, state of UP का है versus Raj Narayan case. Okay, in this case what happened? The Supreme Court declared Article 329
about to unconstitutional and he is striking down this article. Why he struck? There is a fact of the case was, इंदिरा, इस केस में होता, इस आर्टिकल में क्या होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होगा दैट इज नॉट बी अ जुडिशियल रिव्यू। ये कहता है आर्टिकल 39A कि जुडिशियल रिव्यू जो है नहीं हो सकता प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में, which is added in the 39 constitutional amendment. 39A का मतलब जब भी आपके सामने आए तो that means amendment, ठीक है, amendment होता है, तो amendments उसको add किया गया आर्टिकल 329A को, ठीक है। तो कहता है कि जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता पीएम के इलेक्शंस को, नहीं हो सकता। बट इन दिस केस राजनारायण में क्या हुआ, इंदिरा गांधी में कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अबव द लॉ, वो अबव द लॉ नहीं है, दैट इज अ वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 40। क्यों वायलेटिव है? क्योंकि क्यों नहीं हो सकता जुडिशियल रिव्यू? जुडिशियल रिव्यू इज व्हाट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप जुडिशियल रिव्यू को हटा रहे हो किसी एक पर्सन के इलेक्शन के लिए, दैट इज डेफिनेटली हिट योर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या है, ऑल हम सबको बराबर हक के दे रहे हैं, डेमोक्रेसी अचीव होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ ना, तो इस केस में स्ट्रक कर दिया गया, ठीक है। अब हम आते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ में, प्रीडोमिनेंस ऑफ ए लीगल स्पिरिट। ये सब क्या है, रूल ऑफ लॉ की हमारी पिलर्स हैं। प्रीडोमिनेंस ऑफ स्पिरिट जो है ना, ये फॉलो नहीं होता है इंडिया में। व्हाई इट इज नॉट, वी आर फॉलोइंग ओनली दीज टू। प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट नहीं होता है क्योंकि इसका ये मतलब होता है कि हम जो चीजें डिराइव कर रहे हैं वी आर बेस्ड ऑन दिस आर बेस्ड ऑन जुडिशियल डिसीजन, बट स्टिल इंडिया नॉट फॉलो दिस। क्यों नहीं फॉलो करता है? वी आर एवरीथिंग वी डिराइव विद द ग्रैंड नॉर्म, कॉन्स्टिट्यूशन से हम डिराइव करते हैं, हम जुडिशियल डिसीजन से, कस्टम से, हम कुछ कस्टम्स है, हम फिर उसको लाके देखते हैं कि जो भी कस्टम्स है क्या वो हमारे कॉन्ट्ररी तो नहीं कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन से, इनकंसिस्टेंट तो नहीं है। तो हमारे यहाँ सब चीज क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशंस को हम प्रीडोमिनेंस ऑफ नहीं, प्रीडोमिनेंस ऑफ हम कहते हैं, हम किसी और चीजों पे नहीं डिपेंड है, ठीक है। ये होता है प्रीडोमिनेंस। तो आपको आंसर में लिखना होगा लीगल स्पिरिट हमारे यहाँ नहीं फॉलो होता है, हम क्योंकि इसलिए कि लॉज आर मेड टू बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट बाय द जुडिशियल डिसीजन। जुडिशियल डिसीजन आर समथिंग दैट इज वेरी डिफरेंट। कुछ चीजें होती हैं जैसे कि समटाइम्स आपने देखा होगा जुडिशियल एक्टिविज्म में एक वर्ड सुना होगा, वो बहुत अलग है। वहां पे क्या है कि जुडिशरी ओवर रिच करके कुछ करती है, वो क्यों करती है? दैट इज अबाउट द पब्लिक इंटरेस्ट, दैट इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट। बट वी आर व्हाट वी आर फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ भी पास की है तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करके ही दी है, ठीक है, ठीक है। ये आपका हुआ। अब हम आते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पे, ठीक है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, हमें इक्वलिटी बिफोर लॉ पढ़ा, उसमें क्या था, हर मैन बराबर है क्योंकि हम क्या फॉलो कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ। बट equal protection of law giving us some positive discrimination, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, यहाँ पे हम दे रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन, कर सकते हैं, यहाँ पे अलाउड है। अब हम देखते हैं कैसे। पहली चीज तो ये समझिए कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है, ठीक है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में हम क्या कर रहे हैं कि हम इक्विटी कॉन्सेप्ट, यहां पे हमारा आता है, एक इक्विटी का कॉन्सेप्ट अराइज होता है। इक्विटी, इक्विटी का मतलब सबको पता है, इक्विटी का मतलब क्या होता है, अब हम समझाते हैं। मान लीजिए ये डब्ल्यू जो है ना सबको अचीव करना है, लॉ अचीव करना है, तो कुछ लोग यहाँ हैं, कुछ लोग यहाँ हैं और कुछ लोग यहाँ हैं, ठीक है। ये वाले पर्सन लॉ को जल्दी अचीव कर लेंगे, ये वाले पर्सन थोड़ा देर में करेंगे, इनको थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा और इनको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। तो क्या हम ये कहें कि ये तीनों इंसान एक बराबर है और हम इनजस्टिस करने के लिए हम एक ही लॉ लगाएंगे और सब पे एप्लीकेबल होगा? तो यहाँ पे जस्टिस सर्व नहीं हो पाएगा क्योंकि हर इंसान एक बराबर नहीं है। इंडिया इज वेरी डाइवर्स कंट्री, इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। कुछ ज्योग्राफिकल रीजन पे देखिए,
कुछ आप स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखिए तो हर इंडिविजुअल इंडिया जो सिटीजन है ना वो एक बराबर नहीं आएगी। आपको पॉजिटिव अपलिफ्टमेंट हमको करना जरूरी होगा फॉर द बेसिस ऑफ ए जस्टिस। यहाँ पे हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी हमारी क्या होगी, टूट जाएगी अगर हमें इस पर्सन को जस्टिस नहीं मिला तो इस पर्सन को नहीं मिला और इस पर्सन को जल्दी मिल गया, तब तो पर्पस ही डिफीट हो गया ना, लॉ का पर्पस ही डिफीट हो गया। जैसे कि एससी है, एससी और एसटी को हम रिजर्वेशन दे रहे हैं, हम जनरल को नहीं दे रहे हैं, तो जनरल वाले कल को प्रोटेस्ट करने की दैट इज डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज वायोलेटिव। बट नो, why? Because we are using what? Test of a reasonable classifier. We are doing the reasonable classification over there. SC and ST category are classification over there. अगर हम उनको नहीं देंगे तो that is something which is unavoidable. वहां पे injustice हो जाएगा, हम चीजें ग्रैब कर पाएंगे वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो पिछड़े हुए हैं अभी भी। हम ग्रैब कर लेंगे वो चीजें नहीं ग्रैब कर पाएंगे। तो क्या ये डेमोक्रेसी है? क्या ये जस्टिस होगा? नहीं होगा। इसीलिए हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन दे कैसे रहे हैं, हम कैसे देंगे? हम ये बस कह दिए कि नहीं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हमको इस फील्ड में देना चाहिए तो हम दे देंगे, ज्योग्राफी के हिसाब से हम दे देंगे? नहीं। दैट इज अ फेमस केस अनवर अली सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इस केस में हेल्ड किया गया कि we are giving the positive discrimination by use of intangible differentia. We are using the intellectual कि हम कैसे दे रहे हैं, हम ये देखेंगे, हम मेजर करेंगे। We are using our logic, judges are using our logic, legislation are using logic कि हम किस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। हम कुछ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं जिससे हमारी कंट्री की भलाई होगी, जिससे हमारा देश बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, चाहे वो पढ़ाई की लिखाई की चीजों में, हर चीज में होगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो ही देंगे। इंटेंजिबल डिफरेंशिया होना चाहिए, हम रीजनेबल क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, हम अपनी लॉजिक लगाएंगे, दैट इज व्हाई दैट इज कॉल्ड इंटेंजिबल डिफरेंशिया। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एक दूसरा केस, रामकृष्ण दलमिया वर्सेस स्टेट तेंदुलकर इन 1950। उसमें कहा कि इंटेंजिबल डिफरेंशिया अगर कर रहे हैं, देयर मस्ट बी अ नेक्सस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड डिफरेंशिएशन। अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, तो कुछ रिलेशन होना चाहिए उस ऑब्जेक्ट में। जैसे कि हम रिजर्वेशन दे रहे हैं तो उस रिजर्वेशन का और उस क्लास से उसका कुछ नेक्सस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम रिजर्वेशन किसी और कारण दे रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम रिजर्वेशन दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी सम नेक्सस बिटवीन और रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड रिलेशन बिटवीन द डिस्क्रिमिनेशन ऑल्सो। ठीक है, ये होता है। फिर उसके बाद न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी भी आपको जानना जरूरी होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी। न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी है ना, यहाँ पे फर्दर एलेबोरेट किया गया मेनका गांधी केस को। क्यों किया गया? क्योंकि मेनका गांधी में जो चीज हुई थी बहुत ही नैरो डेफिनेशन से उसको कहा गया था, वहां पे बहुत नैरो डेफिनेशन था। पहले अगर देखें कि इक्वलिटी की इतनी वाइड डेफिनेशन नहीं थी। फर्दर यहाँ पे कहा गया कि इक्वलिटी विच is something which is cannot be described in a single word। बहुत ही वाइडर एम्बिट है उसका। इक्वलिटी, जैसे मैंने बताया कि इक्वलिटी और आर्बिटनेस कभी भी एक साथ नहीं रह पाएगी। जैसे कि मेनका गांधी केस में क्या हुआ था कि उनका पासपोर्ट सीज कर दिया गया था, उनको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी हर्ट करने को नहीं मिली गई थी। ठीक है, तो क्या होता है, ऑडी ऑल्टरम पैटर्न पता है, लेट्स द अदर हियर, बायसनेस नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें क्या है, तो ये रूल ऑफ लॉ का ही है ना कॉन्सेप्ट। तो ये समझिए कि इक्वलिटी विच इज समथिंग दैट इज बाइंड ऑल द थिंग्स, दैट इज कम्स इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विच इज अबाउट टू रूल ऑफ लॉ। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, ये इक्वलिटी जहां एग्जिस्ट करेगी वहां आर्बिट्रेरीनेस नहीं रहेगा। जहां पे आर्बिट्री आया वो वॉलेटिव हो जाएगा आर्टिकल 14 की। ठीक है, ये था आपका न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। जब भी आपसे क्वेश्चन में आएगा तो आप ये केस लिखोगे और इसमें बताओगे कि जहां इस केस में हेल्ड किया गया कि जहां पे इक्वालिटी है
वहां पे अपोजिट टू आर्बिटनेस होगी, वहां पे आर्बिटनेस कभी एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं ये करेगी? क्योंकि दे आर सर्टेन पिलर्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ। ठीक है, ये था आपका न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी। तो ये आपका खत्म होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो ऑल्सो। ओके, बाय।